अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह पाक की रहमत से और एक हदीस मुबारक से करूँगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। आज से हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर कि ग्रामर क्या है और ग्रामर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर इंग्लिश का बेसिक पार्ट है। इंग्लिश के हर सेंटेंस में ग्रामर का यूज़ होता है। तो आज हम एक बेसिक पॉइंट समझेंगे ग्रामर का, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पर गौर करें। इस वर्ड पर पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स के किसी स्पीच के हिस्से। हम यहाँ पर स्पीच से मुराद ले सकते हैं कोई भी सेंटेंस। हम सेंटेंस के पार्ट्स को, उनके हिस्सों को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, उन सेंटेंस के हिस्से होते हैं ना, तो उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारे पास ये एक सेंटेंस है, फाइज इज प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये तमाम के ये चारों के चारों पार्ट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब दूसरी बात समझें। इस सेंटेंस में हर वर्ड अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे फाइज हमारे पास क्या है? एक नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। प्लेइंग हमारे पास एक वर्ब के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हॉकी भी हमारे पास एक नाउन है। तो ये सब वर्ड्स अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक सेंटेंस में। फिर जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप यहाँ पर ये पढ़ लें, दिस फंक्शनिंग ऑफ वर्ड्स, जो ये सेंटेंस में अपना परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो ये मैंने नाउन प्रोनाउन का ये जिक्र किया है, ये सब क्या है? ये पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, ये काइंड्स हैं जिन्हें मैं इंशाल्लाह ताला फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी। मैं इस एग्जांपल को फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। वर्ड्स छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनका हर एक वर्ड का मुख्तलिफ मीनिंग होता है। तो जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन की थी, आप देखें, इसमें 5 नाउन था। मैं आपको बताती हूँ नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन हम किसी भी शख्स के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को या किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में, ये डन हो गया, ये एक काइंड हो गई नाउन। नेक्स्ट देखें, प्लेइंग। प्लेइंग फंक्शनिंग एज वर्ब बिकॉज शो एक्शन और एक्टिविटी। अब मैं बताती हूँ वर्ब क्या होता है। वर्ब हम किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी एक्शन को जो परफॉर्म हो रहा होता है, हम उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? प्लेइंग, खेलना, ये एक क्या एक्टिविटी को शो कर रहा है ना, तो अब हम इसे क्या कहेंगे? वर्ब। नेक्स्ट आप देखें, हॉकी भी हमारे पास एक नाउन है क्योंकि ये भी एक थिंग का नेम है। तो अब ये पढ़ लें, एवरी वर्ड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर लफ्ज़ अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो एवरी वर्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। अब हमने हर वर्ड को डिफरेंट काइंड्स, यहाँ पे काइंड्स से मुराद वही पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट काइंड नाउन, सेकंड हमारे पास होती है प्रोनाउन, थर्ड हमारे पास होती है एडजेक्टिव, फिर वर्ब आ जाता है, फिर आ जाती है एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्टली इंटरजेक्शन। ये हमारे पास नाउन की 8 काइंड्स हैं। आप टाइप्स भी कह सकते हैं, इन्हें पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो दीज काइंड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आ गए। मैं अब आपको एक और एग्जांपल दूंगी जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। अब मैं आपको एक पैराग्राफ की एग्जांपल दूंगी जिसमें तकरीबन 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखें ये पैराग्राफ, द क्यूरियस कैट क्विकली क्लाइम्ड द टॉल ट्री, मीनिंग
क्या कहा गया है, एक बिल्ली क्या तेजी से एक दरख्त पर चढ़ गई, मीइंग लाउडली टू गेट द अटेंशन ऑफ बर्ड्स, वो विच वर पीसफुली पर्च्ड ऑन ब्रांचेस, वो मतलब दरख्त पर चढ़ गई तेजी से और मियाओ मियाओ करने लगी। तो वो जो परिंदे जो सुकून से पर्च्ड का पीसफुली पर्च्ड का मतलब होता है जो सुकून से पर्च बैठे हुए थे दरख्तों की शाखों पर, वो जो बिल्ली है ना इस पैराग्राफ में कहा गया है वो तेजी से दरख्त पर चढ़ गई और मियाँ मियाँ करने लग गई ताकि वो परिंदे जो दरख्तों पर सुकून से बैठे थे उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, वो बिल्ली की तरफ देखने लग जाए। इस पैराग्राफ की ये ट्रांसलेशन है। तो अब हम इस पैराग्राफ में हमने हमारा मकसद तो ये है ना, ये देखना है कि कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं। अब आपने भी गौर करना है। पहली हमारे पास यूज़ हुई है नाउन। यहाँ पे आप देखें नाउन क्या क्या है। पहले आपको पता चल गया नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इस सेंटेंस में देखें, फर्स्ट हमारे पास कैट यूज़ हुई है, कैट हो गया, हमारे पास एक बिल्ली का नाम हो गया। ट्री हमारे पास क्या है, ट्री हमारे पास एक थिंग का नेम हो गया है, यहाँ पे भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर बर्ड्स भी हमारे पास परिंदों का नाम हो गया, ये भी नाउन। और लास्ट ही हमारे पास ब्रांचेस, तो ये शाख हो गया कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोनाउन। पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो अल्फाज जो हम नाउन की जगह पर, किसी नाउन की जगह पर यूज़ करें, उन अल्फाजों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जिस तरह, और दूसरी क्या है, टू अवॉइड रिपीटिशन, हम क्यों प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम रिपीटिशन से बच सकें। मीन्स कि हम नाउन को बार बार इस्तेमाल ना करें, हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये विच कैसे है, अगर हम कहते हैं वीइंग लाउडली टू गेट द अटेंशन ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे उसने यही कहा है ना कि वो म्याऊं म्याऊं कर रही ताकि बर्ड्स की अटेंशन ले सके। तो अब हमने विच का यूज़ किया प्रोनाउन। अगर हम प्रोनाउन नाउन का ही यूज़ करते, हम कहते नाउ बर्ड्स अटेंशन ऑफ बर्ड्स वर पीसफुली पर्च्ड ऑन ब्रांचेस, तो ये एक ऑकवर्ड सा सेंटेंस लगता, मीन्स के फिर से नाउन की रिपीटिशन होती यहाँ पे बर्ड्स का दोबारा यूज़ करके। तो हमने इस रिपीटिशन से बचने के लिए क्या कि इस्तेमाल किया प्रोनाउन को, तो ये हमारे पास प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट देखें वर्ब। वर्ब क्या होता है, अभी मैंने बताया है कि किसी भी एक्शन को, किसी भी काम करने को जो परफॉर्म हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जिस तरह क्लाइम्ड इस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, क्लाइम्ड चढ़ना, ये एक एक्टिविटी को शो कर रहा है। इस तरह म्यूइंग, ये भी एक एक्शन को परफॉर्म हो रहा है, इसे शो कर रहा है। और पर्च्ड, ये भी बता रहा है कि यहाँ पे नाउन में क्या क्या है साथ, स्टेट ऑफ बीइंग। लास्टली नाउन की डेफिनेशन में एक और पार्ट है जो हालत को बयान करता है। यहाँ पे हालत क्या बयान की जा रही है कि वो बैठे हुए हैं, तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है पहले देखें, मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, टेल क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो अल्फाज होता है जो हमें क्या बताए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, किसी उनकी क्या कहते हैं खूबियों को बताएं, उनकी खासियत को। जैसे हम कहते हैं ना, आप मिसालें कि वो एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, ये क्वालिटी को बयान कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। या ये भी कह देते हैं वो अच्छी गाती है, तो इस तरह की जो मतलब हम खूबियों को, खामियों को, किसी की अच्छाई को, बुराई को, किसी भी शख्स की अच्छाई को, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। यहाँ पे देखें क्यूरियस। क्यूरियस क्यों हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मतलब बता रहा है कि एक बिल्ली मुतजस्सिस है, तेज़ी से दरख्त पर चढ़ रही है, तो ये हमारे पास एक क्वालिटी कैट की बयान हुई है, तो क्यूरियस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोल, ये भी दरख्त की क्वालिटी को बयान कर रहा है कि दरख्त इतना ऊंचा है, तो ये भी हमारे पास एडजेक्टिव हुआ। और लाउडली, यहाँ पे वर्ड था ना लाउडली, तो क्या कहा जा रहा है, बिल्ली ऊंचा ऊंचा मियाँ मियाँ कर रही है, तो ये भी हमारे पास एडजेक्टिव हुआ, उसकी क्वालिटी को बयान हो रहा है। और लास्ट हमारे पास क्या है, पीसफुल, ये भी एक हालत को, क्वालिटी को बयान किया जा रहा है कि वो पीसफुल, कि वो आराम से बैठे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है।
ये पैराग्राफ को मैंने रीराइट किया है और इसमें आप देखें द एडवर्ब हमारे पास क्या है, क्विकली। कैसे एडवर्ब, पहले देखिए क्या होता है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे ही राइट्स स्लोली, यहाँ पे राइट्स क्या है, लिखना, एक काम को बता रहा है तो वो वर्ब हो गया। और स्लोली क्या है हमारे पास, ए एडवर्ब, कि वो आहिस्ता लिख रहा है, मतलब वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, बता रहा है कि वो कैसे लिख रहा है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ही रन्स फास्ट, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रन हमारे पास वर्ब हो गया है, वो काम भाग रहा है। और दूसरा किस तरह भाग रहा है, फास्ट, तो क्या कर रहा है वो, फास्ट हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब, तो ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पे क्विकली है, तो ये देखिए कैसे। क्लाइंब क्या है हमारे पास, वर्ब था, इस सेंटेंस पे बताया गया वो कैसे चढ़ी दरख्त पर, क्विकली, तेजी से। ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, क्विकली वर्ड, तो ये हमारे पास वर्ड क्या हुआ, एडवर्ब। नेक्स्ट देखें, प्रेपोजिशन। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन एक बार यूज हुआ है, ऑन। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं, आप सिंपली समझ सकते हैं, जो एक चीज का ताल्लुक दूसरी चीज से कायम करते हैं। जिस तरह एक मैं एग्जांपल दूंगी, ही इज ऑन द, वो एक, द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पे क्या है, कैट का ताल्लुक टेबल से बयान किया जा रहा है कि कैट टेबल पर है, तो ऑन हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। और इन भी हमारे पास एक प्रेपोजिशन होता है। नेक्स्ट देखिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, विच कनेक्ट, जो जोड़े, वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लोजेस, जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या क्लोजेस को आपस में जोड़े, हम उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन। और इस सेंटेंस में आप पूरा का पूरा देखें, कौन सा ऐसा वर्ड है जो दो इसमें यूज़ नहीं हुआ, मगर मैंने आपको बता दिया है, एंड, बिकॉज, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ये जिस तरह हमें कहते हैं ना, कि एक एग्जांपल है, जैसे ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, यहाँ पे बिकॉज का यूज हुआ जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, एक ये ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल और दूसरा ही वॉज इल, तो ये कंजंक्शन होते हैं। लास्ट हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी खुशी के इजहार के लिए या किसी गम के लिए इस्तेमाल करें। जैसे खुशी के लिए हम कहते हैं ना, कोई मैच जीते हैं, तो ये वर्ड्स होते हैं हुर्रा, अलास, हुर्रा वी विन द मैच, हम मैच जीत गए। अगर हमारी कोई चीज़ खो जाए तो हम गम के लिए क्या कहते हैं, अलास, अलास आई हैव लॉस्ट माई कार। तो ये इस तरह से आप समझ चुके हैं ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अब मैं लास्ट एग्जांपल दे के अपना लेक्चर कंक्लूड करूंगी। अरमान इज़ गोइंग टू जू। अब आपको अच्छे से समझ आ गया, आप खुद भी बता सकते हैं कि यहाँ पे अरमान क्या है, नेम ऑफ पर्सन, नाउन, गोइंग एक किसी की एक्शन को, एक्टिविटी वो परफॉर्म, किसी के काम को परफॉर्म कर रहा है कि वो जा रहा है, तो वर्ब हो गया। और जू भी हमारे पास एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे आप देखें कि जू हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए, अरमान हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और जू हमारे पास कॉमन नाउन है। आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन वो होते हैं किसी खास शख्स के नाम को हम कहते हैं, किसी खास चीज़ के नाम को, और किसी खास प्लेस के नाम को। जिस तरह अब हम कहते हैं लाहौर, ये कनाडा, अमेरिका, ये हमारे पास क्या हो गए, प्रॉपर प्लेसेस के नाम, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। और अगर हम किसी सिटी का स्पेसिफिक नेम ना लें, वैसे ही सिटी लिख दें, तो ये हमारे पास इस तरह के कॉमन नाउन हो जाते हैं। अब देख लें, अरमान यहाँ पे स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन दिया गया है, तो हमारे पास प्रॉपर हुआ। और कॉमन नाउन वो होते हैं किसी भी आम शख्स के नाम को, चीज़ के नाम को या जगह के नाम को हम कॉमन कहते हैं। जू यहाँ पे हमारे पास कॉमन नाउन है, तो क्योंकि ये एक जनरल प्लेस है, नॉट अ स्पेसिफिक। ये कब हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है, जब ये लिखा होता है अरमान इज़ गोइंग टू सैन डिएगो जू, तो ये मतलब स्पेसिफिक नेम बताया गया, तो इसीलिए ये हमारे पास फिर प्रॉपर नाउन होता। आई होप माई व्यूअर्स यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लस शेयर करें। अगर आपको कोई भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।